चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। और ये फाइल हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इंपोर्ट किए थे, तो सेम फाइल को मैं फिर से इंपोर्ट कर रहा हूँ। चलिए आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ग्रुप बाय के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ग्रुप बाय के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक्सेल में दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में हम लोग जो ग्रुप बाय में जो हम लोग जो करेंगे उसका रिजल्ट जो आएगा, फिर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी कि रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या कर रहा है उसको मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली क्या करता है पाइथन, या पाइथन ही नहीं, कहीं भी आप जब ग्रुप बाय अप्लाई करते हो तो क्या एग्जैक्टली होता है, उस पार्ट को हम लोग चलिए समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस इवन कि आपको इसका फ्रीक्वेंटली यूज भी होगा, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछे जाता है। मान लो आप कि आपके पास एक वेरिएबल है जेंडर, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल है एज, तीसरा वेरिएबल है सैलरी। तो मैं कुछ रैंडमली डेटा ले रहा हूँ। यहाँ रैंडम डेटा पिक कर ले रहा हूँ। रैंड बिटवीन 20,000 टू 60,000। तो देख, जब हम लोग ग्रुप बाय अप्लाई करते हैं तो ग्रुप बाय आपका अप्लाई होता है ऑन कैटेगोरिकल कॉलम पे। ग्रुप बाय को हम लोग करते हैं कैटेगोरिकल कॉलम पे। तो ग्रुप बाय का मतलब क्या हुआ, यदि ये मेरा कैटेगोरिकल कॉलम है जेंडर, इस पे जब मैं ग्रुप बाय अप्लाई कर रहा हूँ तो कहने का क्या मतलब है कि मैं इसको ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूँ। इसके क्या ग्रुप बन सकते हैं, इसके टू ग्रुप्स बन सकते हैं। एक ग्रुप बन जाएगा मेल का, दूसरा ग्रुप बन जाएगा फीमेल का। अब यदि इसका आप काउंट करते हो तो काउंट में कितने हो जाएंगे, मेल मेंबर्स कितने हो जाएंगे, फीमेल मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। और फीमेल मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जब आप जेंडर को ग्रुप में डिवाइड किए और जेंडर के बेसिस पे ये दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, और जेंडर के बेसिस पे यदि अदर कॉलम्स को भी आप ग्रुप में डालना चाहोगे तो क्या होगा। जैसे आप एज को भी डालना चाहते हो तो ये आपका हो गया मेल और फीमेल। तो उसी तरह से जब आपका एज को भी आप इसके बेसिस पे, इस जेंडर के बेसिस पे आप ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, डाल रहे हो, तो जहां भी मेल होगा वह सारे क्या होंगे, एक ग्रुप में हो जाएंगे। 32, 57, 27 और 56। और उसी तरह फीमेल के जितने होंगे वह सारे एक ग्रुप में आ जाएंगे, 50, 28 और 31। ये आप एक टाइप से समझो, जब आप फिल्टर अप्लाई करते हो, जैसे मैं जेंडर पे फिल्टर अप्लाई किया और यहां मैं सिलेक्ट करता हूं मेल, तो आप बताओ बाकी जो कॉलम है क्या उस वह भी इस मेल के कोरस्पॉन्डेंस फिल्टर्ड होता है या नहीं होता है। होता है ना, सारे रिकॉर्ड्स तो आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है,
एज का और सैलरी का तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना सारे रिकॉर्ड्स, सिर्फ वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं जहां जेंडर इक्वल टू मेल। तो ये आप एक ग्रुप में डिवाइड किए, जेंडर को ग्रुप में डिवाइड किए, तो ये ग्रुप आपका बना मेल, और मेल के कोरस्पोंडेंस ये आपका एज है, और मेल के कोरस्पोंडेंस ये आपका सैलरी है। तो जब हम लोग ग्रुप अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई करते हैं हम लोग कैटेगोरिकल कॉलम पे। उसके कोरस्पोंडेंस यदि हम लोग कंटिन्यूअस कॉलम लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूअस कॉलम पे कोई एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं और क्यों ग्रुप बैक कर रहे हैं, उसका रीजन समझिए। सपोज इट, मान लो कि आप किसी सिटी में जाना चाहते हो, आपके पास दो सिटी का ऑप्शन है, हैदराबाद का है और मान लो दिल्ली का है, ये दो सिटीज के ऑप्शंस है। और इन दोनों सिटीज में आप क्या किए हो, दो सिटीज विजिट किए हो, हैदराबाद और दिल्ली, यहाँ पे आप एक्सपेंसेस किए हो। ठीक है, तो मैं जितने टाइम्स एक्सपेंसेस किया हूं उसको मैं लिख रहा हूं इस तरह से। 5000, 3000, 9000, 3000, 10,000, 15,000। अब मैं ये दो सिटी भी विजिट किया और जहां जहां मैं जितने एक्सपेंसेस किया हूं उसको मैं नोट डाउन किया। अब मैं जानना चाहता हूं कि हैदराबाद जो मैं विजिट किया हूं तो मैं टोटल कितना एक्सपेंसेस, मतलब कितना एक्सपेंसेस में किया हूं जब मैं हैदराबाद विजिट किया था। तो अब मैं क्या करूंगा, इस सिटी वाले कॉलम पे फिल्टर अप्लाई करूंगा। यहां से मैं हैदराबाद सेलेक्ट कर किया। अब ये जो एक्सपेंसेस है, अब इस हैदराबाद के कोरस्पोंडेंस, ये एक्सपेंसेस भी आपके फिल्टर्ड हो जाएंगे इसके कोरस्पोंडेंस में। अब मैं यदि इसको सम कर लेता हूं तो कितना हो गया सम, 24,000। तो जब मैं हैदराबाद गया था तो मैं टोटल 24,000 एक्सपेंसेस किया। तो आप क्या किए हो, सिटी पे ग्रुप में अप्लाई किए हो, तो इसको दो पार्ट में, हम दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, हैदराबाद एंड दिल्ली। और उसके एक्सपेंसेस भी, हैदराबाद के एक्सपेंसेस हैदराबाद के ग्रुप में आ जाएंगे, दिल्ली के एक्सपेंसेस दिल्ली के ग्रुप में आ जाएंगे। और इस कंटिन्यूअस कॉलम पे आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो एग्रीगेट फंक्शन। चाहे वो एग्रीगेट फंक्शन होता है आपका, जैसे मैक्स होता है, मिनिमम होता है, एवरेज होता है, सम होता है, काउंट होता है, ये सब आपके एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। उससे क्या होगा, आपको एक नंबर आएगा। एग्रीगेट फंक्शन जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हमको एक सिंगल नंबर मिलता है। जैसे मान लो इसका हम एवरेज निकाले तो एवरेज मुझे आया 8,000। मैं जानना चाहता हूं कि किस सिटी में मेरा एवरेज एक्सपेंसेस हाइयर है, या मैं ये देखना चाहता हूं कि किस सिटी में मैं मैक्सिमम एक्सपेंसेस किया। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, मैक्स फंक्शन अप्लाई करूंगा। तो मुझे मालूम हो जाएगा कि मुझे हैदराबाद में मैं ज्यादा एक्सपेंसेस किया हूं या मैं दिल्ली में किया। तो यही ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट सब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑन पाइथन, यूजिंग पाइथन, कि हम लोग पाइथन के थ्रू, स्पेशली पांडास लाइब्रेरी में आपको अवेलेबल है, उसके थ्रू हम लोग कैसे ग्रुप बाय अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बाय हम लोग अप्लाई करते हैं कैटेगोरिकल कॉलम पे, और हम लोग को किस कोई रिजल्टेंट चाहिए तो हम लोग कंटिन्यूअस कॉलम को लेके एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करके रिजल्टेंट देखते हैं कि हमको जो भी एनालिसिस करना होता है उस एनालिसिस को हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। अब इसमें हम लोग जानना चाहते हैं कि गियर वाइज हमारा एमपीजी का सम क्या है या एवरेज क्या है। गियर वाइज एमपीजी, एवरेज एमपीजी क्या होता है, क्या दे रहा है। अब ग्रुप बाय अप्लाई करने से पहले मैं एक पार्ट, आप एक चीज बताता हूं कि वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स एक मेथड होता है, हम लोग यूज किए या नहीं किए इस क्लास में, नहीं किए। तो वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स क्या होता है कि आप जब कैटेगोरिकल कॉलम पे अप्लाई करते हो, आप किसी भी कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो, बट इन जनरल हम लोग कैटेगोरिकल कॉलम पे अप्लाई करते हैं। तो ये आपको काउंट प्रोवाइड करता है, इसके अंदर जितने भी सब कैटेगरी होते हैं उसका काउंट प्रोवाइड करता है। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं एम्प्टी कार्स, और इसमें मैं लिया गियर और लिखा डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। तो देखिए क्या दे रहा है,
इस गियर में आपके पास 3 सब कैटेगरीज हैं, 3 है, 4 है और 5 है। ये 3 कितने टाइम्स अवेलेबल है आपके इस पूरे डेटा सेट्स में? गियर के अंदर अंदर जो आपको गियर 3 है वह कितने टाइम्स आपके इस डेटा सेट्स में अवेलेबल है? वह है 15 टाइम्स, मतलब इस कॉलम में कितने टाइम्स अवेलेबल है? 4 है 12 टाइम्स और 5 है आपका 5 टाइम्स। और आप किसी भी कॉलम में देखना चाहते हो कि कितने आपके यूनिक सब कैटेगरीज हैं, तो वह भी आप देख सकते हो। उसके लिए आपके पास है यूनिक। तो एम्प्टी कार्स आप देखना चाहते हो गियर डॉट यूनिक। तो ये देखिए आपके पास ये 3 कैटेगरीज यूनिक कैटेगरीज है, 4, 3, 5। आप देखना चाहते हो कितने नंबर ऑफ यूनिक कैटेगरीज हैं, मतलब इसका काउंट देखना चाहते हो, तो वो देख सकते हो एन यूनिक से। एम्प्टी कार्स, गियर को मैं चेंज करके कार दिखाता हूं आपको, कार एन यूनिक। तो कार में कितने हैं एन यूनिक कैटेगरीज? टोटल 6 कैटेगरीज हैं, मतलब 6 वैल्यूज हैं जो पूरे डेटा पॉइंट्स में आपके रिपीट हुए हैं। और वो आप देखना चाहते हो तो वैल्यू अंडरस्कोर काउंट से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वह कौन से वैल्यूज हैं और उसका काउंट कितना है। तो ये देखिए आपके पास वैल्यू है 1 2 3 4 6 8। 4 है 10 टाइम्स, 2 है 10 टाइम्स, 1 है 7 टाइम्स, 3 है 3 टाइम्स, 6 है 1 टाइम्स और 8 है 1 टाइम्स। लिख लिए। अब चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं ग्रुप बाय। आप नहीं आना क्यों नहीं चाहिए? मेथड का है तो क्यों नहीं आएगा? हाँ तो चाहिए। लिखे यस। सर वो यूनिक वाले मेथड में वैल्यूज को प्रिंट करेगा और एन यूनिक में नंबर ऑफ वैल्यूज जो यूनिक नहीं है। करेक्ट। राइट। राइट। यूनिक में पे करेगा कि आपके पास कौन कौन से यूनिक वैल्यूज हैं। और एन यूनिक में एन का मतलब होता है ना नंबर, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज। तो टोटल आपके पास उस कॉलम के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज है उसको प्रिंट करेगा। थैंक
आगे बढ़े। अब चलिए हम लोग देखते हैं ग्रुप अप्लाई करके। तो गियर, हम लोग गियर वाइज ये जानना चाहेंगे कि मेरा एवरेज एमपीजी क्या है। ठीक है, चलते हम लोग एमटी कार्स, और यहां हम लोग लिख रहे हैं गियर, सॉरी ग्रुप बाय, ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय क्या है आपका मेथड है, तो वहां क्या क्वेश्चन, हम लोग जानना चाह रहे हैं गियर वाइज एवरेज एमपीजी क्या है। ग्रुप बाय गियर, तो ग्रुप बाय के अंदर हम क्या पास किए, हम लोग इस कैटेगोरिकल वेरिएबल को पास किए हैं, गियर को। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, इसके कोरस्पोंडेंस, गियर के प्रत्येक सब कैटेगरी के कोरस्पोंडेंस मुझे क्या चाहिए, एमपीजी चाहिए। तो मैं यहां डालता हूं एमपीजी। ठीक है, और मुझे एमपीजी का क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, मतलब मीन चाहिए। तो ये मैं डाला मीन। तो ये देखिए आपके पास टोटल 3 गियर्स है, 3 4 5, उसके कोरस्पोंडेंस आपके एमपीजी का ये क्या है, मीन है। आप इससे जज कर सकते हो कि कौन सा गियर है जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। इसमें आप देखोगे तो 4th गियर है जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। सर यस, ये ब्रैकेट का यूजेस थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, मुझे कंफ्यूजन होती है इनमें ना। और डॉट मतलब कहाँ पे डॉट लगाना है या नहीं, जैसे गियर और एमपीजी के जो ब्रैकेट्स हैं उसके बीच में जैसे डॉट नहीं लगा, इन पे लगा, इस तरीके से थोड़ा। ठीक है। देखिए ये ग्रुप बाय जो है ना, जो भी आपका मेथड और फंक्शन होता है वह आपका हमेशा स्मॉल पैरेंथेसिस के साथ आता है। तो ग्रुप बाय क्या आपका मेथड है, तो यह स्मॉल पैरेंथेसिस के साथ आएगा। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है। हाँ जी सर। इसमें हम लोग, इसको सर, सॉरी टू इंटरप्ट, इसको जैसे गियर को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में भी रखा है, तो विदाउट और विद स्क्वायर ब्रैकेट मैं आ रहा हूँ, एक। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मुझे ग्रुप बाय अप्लाई करना है इस कैटेगोरिकल कॉलम पे, गियर पे। तो मैं इसको गियर को इसके अंदर रखा हूँ। आप जिस पे अप्लाई करना चाह रहे हो आप इसको इसको अंदर रखोगे। देखो यदि आपके पास एक वेरिएबल है तो आप इसको एज इट इज पास कर सकते हो, आपको कोई बिग ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। बट यदि आप मोर देन वन वेरिएबल होगा तो आपको बिग ब्रैकेट की जरूरत होगी, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंगली कंटेनर भी रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ आप डालना चाहते हो बिग ब्रैकेट तो डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यदि मोर देन वन वेरिएबल होगा तो आपको यहाँ इस बिग ब्रैकेट का, बिना बिग ब्रैकेट के आपको एरर थ्रो करेगा, आपको बिग ब्रैकेट रिक्वायर्ड होगा इस पार्ट पे। ये पार्ट जी ओके सर। है। हाँ जी। आफ्टर यहां से ग्रुप बाय हुआ, और ये ग्रुप बाय के कोरस्पोंडेंस मुझे चाहिए इस कंटिन्यूस कॉलम पे, मुझे निकालना है, मीन निकालना है इस कंटिन्यूस कॉलम का। तो मैं इस कंटिन्यूस कॉलम को डाल दिया हूं। और सिंस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फिर मैं एक और मेथड को यूज करना चाह रहा हूं, तो मुझे डॉट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि सारा ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और इसको मेथड को यूज करना है तो मैं डॉट ऑपरेटर से यूज कर सकता हूं। तो डॉट हो गया और ये मेरा मेथड है मीन। और मीन यदि मेथड है तो ये मेरा कर्ली, सॉरी स्मॉल पैरेंथेसिस के साथ आएगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। कुछ पार्ट है जो आप धीरे धीरे करते करते ही आपके ब्रेन में स्टिक होगा।
अब एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए ग्रुप में ये किस तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था एक्सेल में, उसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो ये देखिए आपका ग्रुप में डिवाइड हुआ। आपके पास गियर कितने हैं? 3 हैं। या आप गियर के बदले दूसरा कॉलम ले लो, मैं यहाँ एम ले लेता हूँ। एम में 2 ही मेरे पास ऑप्शन है, तो ज्यादा बेटर होगा उसमें, आप समझोगे। एम ले लिया मैं, ग्रुप्स। एम में मेरे पास 2 यूनिक वैल्यूज हैं, 0 और 1। तो जीरो, कौन कौन से रो में आपके पास 0 है? ये आपका रो नंबर है। 0 जो है, जो एम कॉलम के अंदर जो 0 और 1 2 ही वैल्यूज है। आप वह भी देखना चाहते हो तो वह भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। तो एम के अंदर देखो आपके पास 2 वैल्यूज है, 0 और 1। दियर टू, ओनली 2 यूनिक वैल्यूज है। और ये 0 कौन कौन से रो में है, ये इसका डिटेल्स है, क्योंकि देखो इसको एक ग्रुप में रख दिया गया है। 1 कौन कौन से रोज में है, देखिए उसको एक ग्रुप में रखा है। आप यदि काउंट करोगे तो 0 के लिए देखिए आपके पास 19 होगा, और 1 के लिए आपके पास 13 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। और 1 के लिए आपके पास टोटल 13 रोज है, जहां पे आपके 1 है। ग्रुप्स जो है वो एट्रीब्यूट होता है। ग्रुप जो आपने लिखा है एट्रीब्यूट। इस क्वेश्चन कीजिए। आपको मैक्स फाइंड आउट करना है ईच कैटेगरी का, सॉरी एचपी का, मैक्स एचपी का फाइंड आउट करना है फॉर ईच कैटेगरी। ईच कैटेगरी का एचपी के वैल्यू का मैक्सिमम फाइंड आउट करना है।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे मैक्स वैल्यू चाहिए एचपी का, तो मुझे कैटेगरी, और वो भी ईच कैटेगरी वाइज चाहिए, तो मुझे कैटेगरी पे क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा ग्रुप बाय। तो चलिए अप्लाई करते हैं, एम्प्टी कार्स डॉट ग्रुप बाय, और यहां डाले हम कैटेगरी, और मुझे एचपी का चाहिए तो एचपी, और इस पे मुझे क्या चाहिए, मैक्स वैल्यू। ठीक है, ये आपका कैटेगरी हो गया ए बी सी, और इसका मैक्स वैल्यूज हो गया एचपी का 180, 245, 335। कैटेगरी के अंदर 3 है ना, 3 कैटेगरी है आपके पास, ए बी सी। जैसे जेंडर है उसके अंदर 2 कैटेगरी हो गया। अच्छा, कैटेगरी ये आपका ऑलरेडी कॉलम है एक एम्प्टी कार्स के अंदर, देखिएगा कैटेगरी में डबल वो ब्रैकेट आपको ये डालना है, डालो, नहीं डालना है मत डालो। ये इसलिए मैं प्रैक्टिस से डालता हूं कि यदि मान लो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों डालता हूं। आप देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक कॉलम पे ग्रुप बाय अप्लाई कर सकते हो, आप मल्टीपल कॉलम्स पे एक साथ ग्रुप बाय अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं देखना चाहता हूं कैटेगरी वाइज एंड एम जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंगली, मैं 2 कॉलम्स को लेना चाह रहा हूं ग्रुप बाय में, कि कैटेगरी वाइज और एम वाइज मेरा एचपी का सम क्या है, या एवरेज क्या है, या मीन क्या है। आपको जो भी वैल्यूज देखना है एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई करके आप देख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं एम्प्टी कार्स डॉट ग्रुप बाय, और देखिए मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं कैटेगरी, और अब मैं अप्लाई किया एम। ये मैं 2 कॉलम्स ले रहा हूं, इन दोनों कॉलम्स पे मैं क्या कर रहा हूं, ग्रुप बाय अप्लाई कर रहा हूं। और ये लिया मैं एचपी, और यहां से किया मैं सम। तो ये देखिए आपका क्या हुआ, ये हुआ कैटेगरी वाइज, कैटेगरी ए बी सी, और प्रत्येक कैटेगरी आपके 2 पार्ट में डिवाइड हुए, क्योंकि एम के अंदर 2 यूनिक कैटेगरीज हैं, 0 और 1। तो प्रत्येक कैटेगरी आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 0 और 1, 0 और 1, और 0 और 1। और 0, इस ग्रुप में जितने भी आपके एचपी के वैल्यूज आएंगे उन सब का क्या है, ये सम है। फिर इस ग्रुप में जितने एचपी के वैल्यूज हैं उसका ये सम है। फिर इस बी के ग्रुप में, 0 के ग्रुप में जितने आपके एचपी के वैल्यूज हैं उनका सम है। ठीक है, आप सपोज इट मान लो आपको यहाँ 2 कॉलम होता है, जैसे ये सिटी वाला जो कॉलम है इसको मैं यहां डाल देता हूं मान लो, और आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप अप्लाई किए फिल्टर इस पे जेंडर पे, ये आपका जेंडर पे अप्लाई है। आप जेंडर को आप क्या कर रहे हो, मैं एम सेलेक्ट कर रहा हूं, तो एम के कोरोस्पोंडेंस ये आपका हैदराबाद और दिल्ली आ गया। अब इसमें मैं सेलेक्ट कर रहा हूं एम के बेसिस पे कि मेरे हैदराबाद कितने हैं और दिल्ली कितने हैं। तो हैदराबाद का एक्सपेंसेस एंड दिल्ली का एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वही काम यहाँ हो रहा है। ग्रुप आई में पहले आपका कैटेगरी है, तो ये तीनों कैटेगरी डिवाइड हो गया ए बी सी। फिर ए के बेसिस पे आपका एम डिवाइड हुआ है 0 और 1 में, फिर बी के बेसिस पे 0 और 1, और सी के बेसिस पे 0 और 1।
और इसमें जितने भी वैल्यूज आएंगे, जितने रोज आएंगे, मतलब जितने भी एचपी के वैल्यूज आएंगे, उसका क्या है, ये सम है। अब हम लोग क्या देखें, हम लोग मोर देन वन कैटेगरीज देखें। अच्छा, इस रीजन से मैं यहाँ इसको बिग ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ कि यदि मोर देन वन वैल्यूज भी पास करूंगा ना, तो मेरे जो मिस्टेक्स होने के चांसेस वो कम हो जाते हैं। इसलिए मैं इसको, यदि सिंगल ब्रैकेट का मुझे आदत होगा कि मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ही पास करूं, तो यदि मैं मोर देन वन वैल्यू लिखता हूं तो ये मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा। अब मैं ग्रुप बाय कर रहा हूं, गियर ले रहा हूं और यहां ले ले रहा हूं एम, और यहां मैं पास करता हूं यदि एच पी एंड एमपीजी, और इसका यदि मैं मीन करता हूं, तो आप क्या है, मल्टीपल कंटिन्यूअस वैल्यूज को भी पास कर सकते हो और एग्रीगेट फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं कैटेगरी मल्टीपल पास किया, तो आप मल्टीपल कैटेगरी भी पास कर सकते हो और मल्टीपल कंटिन्यूअस वैल्यूज को भी पास करके आप उस पर एग्रीगेट फंक्शंस आप अप्लाई कर सकते हो। आप कंटिन्यूअस कॉलम पे भी दीजिएगा, आप कंटिन्यूअस कॉलम पे भी ये वर्क करेगा, इसको कोई मतलब नहीं। हाँ, इसको कोई मतलब नहीं है आपके लिए कंटिन्यूअस कॉलम है या कैटेगोरिकल कॉलम है। बट आप ग्रुप बाय में किसको डिवाइड करना चाहोगे? मान लो सैलरी है, सैलरी 50 लोगों का, 50 लोगों का है, तो आप ग्रुप बाय में किसको डिवाइड करोगे? सबका तो वैल्यू, किसी का 10,000 होगा, किसी का 15,000, किसी का 20,000, तो उसको ग्रुप में डिवाइड करके क्या होगा? इसलिए जो ग्रुप बाय हम लोग करते हैं, तुम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी पे अप्लाई करते हैं। बट ग्रुप बाय में सिंस यदि आप कंटिन्यूअस कॉलम डालोगे तो वो आपको कंप्लेन नहीं करेगा, वो आपको रिजल्ट देगा, बट उस रिजल्ट का कोई सेंस नहीं होगा। अब यहाँ एक और क्वेश्चन क्या आता है कि अभी तक हम लोग क्या किए, हम लोग जो एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई किए वह दोनों कंटिन्यूअस कॉलम पे अप्लाई किए। अब सपोज इट, मान लो मेरे पास रिक्वायरमेंट होगा कि मुझे एचपी का मीन देखना है और एमपीजी का सम देखना है, मतलब दो अलग अलग एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करना है ऑन टू डिफरेंट डिफरेंट कंटिन्यूअस कॉलम्स पे। इस केस में तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, इस केस में तो कोई एक ही फंक्शन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एग करके फंक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो, ये एग्रीगेट के लिए एग करके फंक्शन है। तो चलिए हम लोग यहाँ लेते हैं एम्प्टी कार्स डॉट ग्रुप बाय, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं कैटेगरी ईयर, और यहाँ ये जो आपका एग फंक्शन है ये लेता है आपको वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ आप पास करोगे एचपी और इसका मान लो आपको निकालना है मीन, तो ये आप पास किए मीन, और आप लिए एमपीजी या डिस्क कॉलम ले लिए, और इसका चाहिए आपको सम, तो आप पास किए सम। एड फंक्शन जो है वो आपका वैल्यू लेता है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, और यूजिंग एड फंक्शन आप मल्टीपल, मतलब सॉरी, डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हो।
यहाँ तक ओके है। देखिए आपके पास एक अनस्टैक मेथड होता है, ये क्यों यूज होता है? टू सी द रिजल्ट इन वाइड फॉर्मेट। वाइड फॉर्मेट, वैसे जो रिजल्ट आ रहा था वो कैसे आ रहा था? आपका लॉन्ग फॉर्मेट में आ रहा था। आप यदि वाइड फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो आप अनस्टैक यूज कर सकते हो। ये आपको आगे बहुत काम आता है जब आपके पास वैल्यूज होगा, आइटम्स होगा, प्रोडक्ट होगा और उसको आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहोगे टेबुलर फॉर्म में, ये अनस्टैक मेथड आपको काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो ऑलरेडी हम लोग नंपायर में भी देखे थे कि मान लो हमारे पास 2 डेटा फ्रेम्स होगा या मोर देन 2 डेटा फ्रेम्स होगा, तो उसको हम लोग कंबाइंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम कंबाइन करने से पहले क्या करते हैं कि एक डेटा फ्रेम और क्रिएट कर लेते हैं, मतलब कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी मेथड तो शायद इस क्लास में मैं बताया है। ठीक है, कॉपी से आप क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो। तो मैं एक अनदर डेटा फ्रेम बना ले रहा हूँ, एम्प्टी कार्स 1, एम्प्टी कार्स डॉट कॉपी। तो कॉनकैट आपके पास मेथड है कंबाइनिंग डेटा फ्रेम्स। इसमें 2 प्रकार का कंबाइंड होता है। एक होता है एक्सिस इक्वल टू 0, जिससे जो होता है आपका रो वाइज कॉन्कैटनेशन, रो वाइज कॉन्कैट। और एक्सिस इक्वल टू 1 होता है आपका कॉल वाइज कॉन्कैट, मतलब कॉलम वाइज कॉन्कैट। ओके है, आगे बढ़े। तब चलिए हम लोग कॉन्कैट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे शेप में क्या चेंजेस होगा यदि हम लोग कॉन्कैट करते हैं। तो प्रिंट शेप ऑफ एम्प्टी कार्स, तो एम्प्टी कार्स डॉट शेप, प्रिंट शेप ऑफ एम्प्टी कार्स 1, ऑब्वियसली सेम ही होगा क्योंकि हम तो कॉपी ही किए हम लोग। एम्प्टी कार्स 1 डॉट शेप।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रो वाइज कॉन्कैट करते हैं। तो मैं लिखता हूं रो वाइज कॉन्कैट। तो कैसे होता है ये, पीडी डॉट कॉन्कैट, और यहाँ सिंपली आपको डेटा फ्रेम का नाम देना है, एम्प्टी कार्स, एम्प्टी कार्स 1, और यहाँ लिख रहा हूं मैं एक्सिस इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं रो वाइज कॉन्कैट। और मैं आपको शेप डिस्प्ले करता हूं, शेप ऑफ रो वाइज कॉन्कैट, रो वाइज कॉन्कैट। ये आपके इंटरव्यू वगैरह में भी पूछता है क्वेश्चन कि शेप क्या हो जाएगा, मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगा रोज और कॉलम्स का, जब आप कॉन्कैट करते हो रो वाइज या कॉलम वाइज। एरे में भी पूछता है एमसीक्यू में, और आपके पांडास में पूछता है। और ये जो कॉन्कैट है ये आपको बहुत ही रिक्वायर्ड होगा ऑन एवरी, आप कोई भी डेटा फ्रेम होगा तो उसमें आपको कॉन्कैट रिक्वायर्ड होगा। और यदि आप, मैं इसको रन करता हूं तो देखिए ये हो गया आपका, अच्छा सी कैपिटल लिया हूँ, सी स्मॉल ही कर देता हूँ, 32 32 13, और इसका शेप देखिए क्या होता है। ये क्या हो गया 64 13। तो क्या हुआ, 1 बिलो अनदर, रो वाइज कॉन्कैट क्या हुआ, 1 बिलो अनदर। और कॉलम वाइज कॉन्कैट क्या हुआ, 1 बिसाइड अनदर। इतना हो गया 32। यहाँ पे क्या हुए आपके नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज हुए, और यहाँ क्या हुए आपके नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हुए। तो कॉल वाइज कॉन्कैट कैसे कीजिएगा, जब आप एक्सिस इक्वल टू 1 लिखते हैं तो वह कॉलम वाइज कॉन्कैट होता है, और एक्सिस इक्वल टू 0 लिखते हैं तो रो वाइज कॉन्कैट होता है।
ठीक है, दिखाओ। आप और भी एक दो मेथड है जिसके थ्रू आप कर सकते हो कॉन्कैट। जैसे एक होता है अपेंड, आई गेस ये मेथड अब डुप्लीकेट हो जाएगा, बट देखते हैं यूज करके। तो एम्प्टी कार्स डॉट अपेंड एम्प्टी कार्स 1। तो ये देखिए आपका क्या हुआ अपेंड, और ये मेनली होता है आपका रो वाइज कॉन्कैटिनेशन होता है इसमें। ठीक है, नहीं, ये आपका रो वाइज कॉन्कैटिनेशन आपका अपेंड के थ्रू भी हो सकता है। देखिए इसमें दिया हुआ है द फ्रेम डॉट अपेंड मेथड इज डेप्रिकेटेड एंड विल बी रिमूव फ्रॉम पांडास इन फ्यूचर वर्जन। ये आपका इन द फ्यूचर ये अपेंड मेथड आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कॉन्कैट ऑलरेडी है, तो फिर इस अपेंड का कोई ऐसा पर्पस नहीं है। इसके अलावा एक और है आपका, यहाँ तो ओके है, ओके है। इसके अलावा मर्ज भी है आपका, तो एम्प्टी कार्स डॉट मर्ज और एम्प्टी कार्स 1 लिए। बाय डिफॉल्ट जो मर्ज होता है ना, वो होता है इनर मर्ज। इनर समझते हैं, इनर आउटर लेफ्ट राइट, ये नहीं समझते हो ना? अच्छा, एक्चुअली ये एसक्यूएल के अंदर पढ़ाता हूँ, ये इनर वगैरह वहीं वहां पे आता है कॉन्सेप्ट, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है सर। में भी बाय डिफॉल्ट वो ही होता है, बाय डिफॉल्ट है, इस बार देखिए करके एक्सेस हटा दीजिएगा। इनर का मतलब होता है, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप एसक्यूएल पढ़ोगे। मान लो आपके पास ये दो टेबल है, ठीक है, इन दोनों टेबल को आप यदि मर्ज कर रहे हो, इन दोनों टेबल का जो कॉमन रिकॉर्ड्स होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला रिकॉर्ड्स, तो इनर ज्वाइन इसको ही बोलते हैं। ठीक है, आउटर ज्वाइन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट और दूसरा होता है राइट। जब आप लेफ्ट ज्वाइन करते हो तो क्या होता है कि ये जो टेबल है, जो फर्स्ट टेबल है,
वो आपको डिस्प्ले होगा, मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट और बाकी जो रिमेनिंग फर्स्ट वाला टेबल का जो पार्ट है वो आपका डिस्प्ले होगा, वो होता है लेफ्ट। राइट जब करते हो, जब आप राइट करते हो तो राइट वाला में ये वाला पार्ट आपका डिस्प्ले होता है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट और जो रिमेनिंग सेकेंड टेबल का पार्ट बचा वो पार्ट आपका डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे भी आप कुछ नहीं लिखे हो तो बाय डिफॉल्ट ये इनर ज्वाइन होता है। आप यदि इसको चेंज करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो यहाँ, मैं इसको डॉट सैंपल कर दे रहा हूं ताकि मैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले ना हो, मैं अपने स्पेस को रिड्यूस करना चाह रहा हूं। डॉट मर्ज लिखे एम्प्टी कार्स 1 और यहाँ आप हाउ दे के लिख सकते हो राइट, ठीक है। डॉट सैंपल कर दे रहा हूं। हाउ आपका आर्गुमेंट होता है जिससे आप पास कर सकते हो कि आप कैसे कर रहे हो, इनर करना चाह रहे हो, लेफ्ट करना चाह रहे हो, राइट करना चाह रहे हो। ये मेनली आपको कहाँ रिक्वायर्ड होगा, मान लो आपके पास दो टेबल है, एक टेबल है मान लो आपका स्टूडेंट्स का, दूसरा टेबल है उस स्टूडेंट्स का टेबल से, उसमें मान लो आपके पास आईडी है, नेम है, जेंडर है, ठीक है, और मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये बाकी डिटेल्स है। दूसरा टेबल है जिसमें उसके फीस का डिटेल्स है, तो इसमें भी एक कॉलम है आईडी कॉलम, ठीक है, और दूसरा है ये मान लो रोल नंबर है, ये रोल आईडी, दूसरा कॉलम है रोल आईडी, ठीक है, और ये उसका फीस है, इंस्टॉलमेंट है। ये दो अलग अलग टेबल है। अब मुझे इस स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट का नेम चाहिए और उसका इंस्टॉलमेंट चाहिए, ये दो चीज चाहिए। इस टेबल से नेम चाहिए और इस टेबल से मुझे क्या चाहिए, उसका इंस्टॉलमेंट डिटेल्स। मतलब कोई यहाँ सेल्स पर्सन ज्वाइन किए मान लो कोई काउंसलर, उसको मुझे देना है कि बच्चों के नेम और उसका इंस्टॉलमेंट कितना पेंडिंग है, आप उसको फोन करो। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ ये दो रिकॉर्ड चाहिए, मैं बाकी रिकॉर्ड उसको नहीं देना चाहता हूँ, वह कितना फीस पे किया या कुछ भी। या आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, मान लो आपके पास एम्प्लॉई टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है उसका और बाकी डिटेल्स है, लाइक जेंडर है, उसका ईमेल आईडी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, और ये आपका उसका सैलरी का टेबल है, ये सैलरी डिटेल्स है। तो यहाँ मान लो एक आईडी कॉलम है, दूसरा कॉलम है मेरे पास एम्प्लॉय आईडी और ये उसका सैलरी है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि किस एम्प्लॉय का कितना सैलरी है, ठीक है, या मुझे किसी को डिटेल्स भेजना है एम्प्लॉय का नेम और सैलरी, तो मुझे इस दोनों टेबल को मर्ज करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों टेबल मुझे रिक्वायर्ड है, बाकी डिटेल्स मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ। यदि मैं टोटल मर्ज करता हूँ तो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, मैं किसी को रिजल्ट इसको मैं इतना इक्वल टू एक टेबल का नाम लिख देता हूँ, एक डेटा फ्रेम का नाम लिख देता हूँ, फिर मैं किसी के पास साथ शेयर करूंगा तो वो इस एम्प्लॉय का सारा डिटेल्स देख लेगा या नहीं देख लेगा, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसका मिसयूज हो सकता है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना चाहता हूँ। या यहीं पे नया सेल्स पर्सन ज्वाइन किए काउंसलर, मैं उसको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना चाहता हूँ, हो सकता है मिसयूज हो, या ईमेल आईडी नहीं देना चाहता हूँ, मैं कुछ इंफॉर्मेशन हाइड करना चाहता हूँ, उसको नहीं देना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, और दूसरा यदि आप पूरे को मर्ज करते हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, आपका स्पेस भी तो ज्यादा लग रहा है, ऑलरेडी आपके पास स्पेस है जिसमें दो टेबल बने हुए, फिर आप एक तीसरा टेबल बना रहे हो, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई हो रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इससे नेम लोगे और इससे सैलरी लोगे, और इन दोनों को कंबाइन कैसे करोगे, तो बेसिस ऑन दिस कॉमन कॉलम, ये दोनों में कॉमन कॉलम है एम्प्लॉय आईडी,
इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, उसको कंबाइंड करोगे, मतलब मर्ज करोगे। ऐसे केस में आपका मर्ज वाला जो है, ये मर्ज मेथड काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और ये सब सिनेरियो होगा जब आप जॉब में जाओगे, तो इस टाइप के सिनेरियो आपको फ्रीक्वेंटली आएंगे। क्योंकि आपको कभी नहीं होगा ऐसा कि सारा रिकॉर्ड्स एक ही टेबल्स में होगा। जब आप एसक्यूएल से डेटा फेच करोगे अपने पाइथन में, हाँ, तो वह है ऑन कीवर्ड के थ्रू हम लोग बताते हैं कि हम लोग किस कौन से कॉलम के बेसिस पे ले रहे हैं, तो वो ऑन टेबल हम लोग मेंशन करते हैं। हाँ, तो जैसे हॉ है, तो हॉ के बाद हम लोग ऑन लिखेंगे और कौन सा कॉलम के बेसिस पे कर रहे हैं उस कॉलम का नेम मेंशन। क्लियर है? और ये आप डिटेल्स में पढ़ोगे, जब आप एसक्यूएल पढ़ोगे ना, तब इस पार्ट को आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। ये तो मैं डियर सैंपल कर दिया हूँ ना, ये तो सैंपल कर दिया हूँ, तो एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा था, तो बार बार मुझे नीचे आना पड़ रहा था ना न्यू सेल में, इसलिए मैं सैंपल कर दिया हूँ, इसलिए एक रिकॉर्ड ही मुझे डिस्प्ले होगा। तो आपका क्या होगा, इनर होगा, दोनों टेबल में जो कॉमन होगा, और दोनों टेबल मेरा सेम ही है, तो मेरे सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। ओके है? देखो यहाँ लेफ्ट ज्वाइन आपको बताया था ना, उसमें किस तरह से होता है। अभी फिलहाल देखो हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो उसके में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एसक्यूएल में जाएंगे तो आपको उसमें डिटेल में जाएंगे कि वो वैल्यू कैसे लेता है। देखिए आप फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हो। आप किसी कॉलम्स पे आप फंक्शंस अप्लाई करना चाहते हो, एग्रीगेट फंक्शंस, तो आप अप्लाई कर सकते हो कॉलम्स पे भी। जैसे मैं एम्प्टी कार्स ऑफ एमपीजी इसका सम निकालना चाहता हूँ, तो डॉट सम मैं मीन निकालना चाहता हूँ, तो एम्प्टी कार्स ऑफ दिस डॉट मीन, तो मीन निकाल सकता हूँ। एम्प्टी कार्स और कैटेगरी है टी और कैटेगरी डॉट मोड निकालना चाहता हूँ, तो मोड निकाल सकता हूँ। एक और पार्ट यहाँ देखिए, देखिए मोड का जो वैल्यू आप निकाले हो, तो मोड अभी देखो आप सम का वैल्यू निकाले हो, तो क्या हुआ है, आपको एक सिंगल नंबर आया है। जब डिस्प का मीन निकाले हो तो आपको एक सिंगल वैल्यू आया है। बट जब जब आप मोड निकाले हो, तो मोड में क्या है, रिजल्टेंट आया आपके पास।
ये रिजल्टेंट किस फॉर्म में है बताइए? ये है आपका सीरीज के फॉर्म में। ये जो आपका आउटपुट है ये आपका सीरीज के फॉर्म में है, ठीक है। और मोड का आउटपुट क्यों सीरीज के फॉर्म में आता है? ये आप स्टैट्स का टॉपिक है, स्टैट्स में पढ़ोगे, क्योंकि दे आर 4 टाइप्स ऑफ मोड, ठीक है। इसलिए मोड का जो आउटपुट आता है वो आपको सीरीज के फॉर्म में आता है। अब मुझे सिर्फ वैल्यू वैल्यू चाहिए, तो मैं वैल्यू कैसे लूंगा बताइए? मुझे ये पूरा आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए कि मेरा मोड का वैल्यू क्या है। तो सीरीज में एलिमेंट्स को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं? यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू आप पास कर दो। एम्प्टी कार्स, यहां मैं लिख दिया गियर डॉट मोड, और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू में पास कर दूंगा, इंडेक्स में 0 पास कर दिया, तो अब मुझे सिर्फ वैल्यू मिलेगा। ये जो मोड का जो रिजल्ट आता है वो आता है आपको सीरीज के फॉर्म में, उसमें मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके इंडेक्स वैल्यू को पास कर दूंगा। देखिए, एक और चीज लास्ट हम लोग देखते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम डेटा फ्रेम टू नंपाई एरे। तो उसके लिए आपके पास वैल्यूज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो डेटा फ्रेम को नंपाई एरे में। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, ये देखिए अब आपका नंपाई एरे में कन्वर्ट हो गया। ये जो डेटा फ्रेम है ये आपका नंपाई एरे में, तो आप यदि ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये आपका रोज है, ये रोज वाइज आपका कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसमें कॉलम्स तो होते नहीं है। ये देखिए आपका पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो, और इसमें आप कॉलम लगा दोगे तो कॉलम ऐड कर दोगे तो डेटा फ्रेम हो जाएगा। ओके है। कल हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस का पांडास में, ठीक है। आज की क्लास में यही मैं वाइंड अप कर रहा हूँ।